सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। एक क्षण में जीवन नहीं बदलता, लेकिन एक क्षण में सोचकर लिया गया निर्णय जीवन अवश्य बदल सकता है। इसलिए समय के महत्व को पहचानना आवश्यक है और इसके लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जानते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, बुधवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहते हैं सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती, इसलिए सकारात्मक सोचने में एक क्षण की भी देर नहीं करनी चाहिए। जो वयस्क होते हैं उससे पहले आती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत ही चंचल होता है मन, विचार इधर उधर भागते रहते हैं और ऐसे में काफी समय नष्ट हो जाता है। आवश्यक है कि किशोर अवस्था में अपने दिशा को निर्धारित किया जाए, अपने मन को केंद्रित किया जाए और अपने विचारों को सकारात्मक बनाया जाए। आयुरत्यंत चपलम मृत्युरेकांत निष्ठुरः तारुण्यम चाति तरलम बाल्यम जडतया हृतम। आयु अत्यंत चपल है, वह मृत्यु पूर्णतः क्रूर। युवावस्था अति चंचल है और बाल्यावस्था अज्ञानता में ही नष्ट हो जाने वाली है। अतः जीवन के प्रत्येक कालखंड को सार्थक करते हुए ही व्यतीत किया जाना चाहिए। Life is extremely short, while death is cruel. Youth is restless, while childhood is lost in foolishness. Hence, we must spend each phase of our life making it meaningful as much as possible. धनुर्विद्या हमारे प्राचीन पद्धति की एक महत्वपूर्ण विद्या है जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। धनुर्वेद वो शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की जो विद्या है उसका निरूपण किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज देखते हैं धनुर्विद्या पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। एकोपि यत्र नगरे प्रसिद्धः स्यात् धनुर्धरः ततो यान्त्यरयो दूरान् मृगाः सिंह गृहादिव। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि नगर में यदि एक ही वीर धनुर्धर हो तो वहां से शत्रु उसी प्रकार दूर चले जाते हैं जैसे हिरण शेर की गुफा देखकर दूर भाग जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित अथाह ज्ञान राशि में धनुर्विद्या यानी तीरंदाजी एक युद्ध में प्रयोग होने वाली अद्भुत कला है। वैदिक काल से लेकर आज तक यह प्रतिष्ठित विद्या हमारे इतिहास ग्रंथों से लेकर काव्यों कथानकों में विभिन्न सैन्य वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित की गई है। भारतीय प्राच्य विद्या में धनुष बाण यानी धनुर्विद्या और युद्ध विज्ञान से संबद्ध अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं। अग्नि पुराण में धनुर्विद्या की तकनीकी बारीकियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वशिष्ठ विरचित धनुर्वेद संहिता में लिखा गया है, दुष्ट दस्यु चोरादिभ्यः साधु संरक्षणम धर्मतः प्रजापालनम धनुर्वेदस्य प्रयोजनम। अर्थात दुष्ट लुटेरे चोर आदि से धर्म पूर्वक साधुओं सज्जनों की रक्षा करना और प्रजा का पालन करना धनुर्वेद का उद्देश्य है।
धनुर्वेद भारतीय सैन्य विज्ञान का दूसरा नाम है। शास्त्रों के अनुसार 4 वेद हैं और इसी तरह 4 उपवेद भी हैं, जो यजुर्वेद का उपवेद है, जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण है। वैशंपायन द्वारा रचित नीति प्रकाश या नीति प्रकाशिका नामक ग्रंथ में धनुर्वेद के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। धनुर्विद्या के अतिरिक्त इसमें राजधर्मोपदेश, खड्गोत्पत्ति, मुक्ता युद्ध निरूपण, सेनानयन, सैन्य प्रयोग एवं राज व्यापार पर 8 अध्याय दिए गए हैं और यह शिक्षा वैशंपायन ने तक्षशिला में जन्मेजय को दी थी। भारतीय सैन्य विज्ञान का नाम धनुर्वेद होना सिद्ध करता है क्योंकि वैदिक काल में भारत में धनुर्विद्या प्रतिष्ठित थी। संहिताओं और ब्राह्मणों में वज्र के साथ ही धनुष बाण का भी उल्लेख मिलता है। धनुर्विद्या के बारे में जो भी वर्णन हमें विभिन्न ग्रंथों और धनुर्वेद से मिलता है, वह प्रमाणित करता है कि यह एक पूर्ण विज्ञान है। इसमें विभिन्न प्रकार के धनुष से छोड़े जाने वाले अलग अलग बाणों के प्रभाव का भी वर्णन है। उसके अनुसार बाण साधारण से लेकर महाविनाशकारी हो सकते हैं। भारत के पुराण कालीन इतिहास में धनुर्विद्या के प्रतापी योद्धाओं में श्री राम व योद्धा अर्जुन का नाम प्रसिद्ध है। भारतीय योद्धाओं ने बहुत ही परिश्रम और अध्यवसाय पूर्वक धनुर्विद्या का विकास किया था। यहाँ तक कि वे घोड़े पर सवार होकर बाण चलाने में सिद्धहस्त थे। वैशंपायन विरचित नीति प्रकाशिका में धनुष की 14 चालों का वर्णन किया गया है। लक्ष्य प्रतिसंधान, आकर्षण, विकर्षण, पर्याकर्षण, अनुकर्षण, मंडलीकरण, पूरण, स्थारण, धूनन, भ्रामण, आसन्नपात, दूरपात, पृष्ठपात और मध्यमपात। महर्षि वशिष्ठ विरचित धनुर्वेद संहिता में 7 प्रकार के युद्धों का उल्लेख है। धनुष चक्रम च कुंतं च खड्गं च क्षुरिका गदा सप्तमं बाहु युद्धम स्याद एव युद्धानि सप्तधा। अर्थात धनुष, चक्र, कुंतक अर्थात भाला, खड्ग यानी तलवार, छुरी, गदा और बाहु युद्ध अर्थात हाथों से किया गया युद्ध। महर्षि वशिष्ठ चाप अर्थात प्रत्यंचा के माप, वर्जित धनुष के लक्षण, शर अर्थात तीरों के प्रकार व लक्षण, लक्ष्य भेद विधि इत्यादि का विशद रूप से वर्णन करते हैं। भारतीय युद्ध कला हो या भारतीय प्राच्य विद्या, विश्व के लिए यह सर्वविध ज्ञानकोश एक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। उम्र बढ़ने के साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। ऐसे में इन समस्याओं के लक्षणों के विषय में सावधानी रखना और जागरूकता रखना आवश्यक है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक समस्या जो आंखों से संबंधित है, जिसे ग्लूकोमा या काला मोतिया के नाम से जाना जाता है। काला मोतिया की ये अवस्था क्यों उत्पन्न होती है और क्यों आवश्यक है सही समय पर इसको पहचान कर सही तरीके से इलाज करवाना, आइए समझते हैं। काला मोतिया और मोतियाबिंद दुनिया भर में दृष्टि खो देने यानी दृष्टिहीनता के प्रमुख कारण हैं। काला मोतिया यानी ग्लूकोमा और सफेद मोतिया यानी कैटरैक्ट, इनमें काफी अंतर होता है। सफेद मोतिया इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन काला मोतिया आंखों की रोशनी छीन लेता है। काला मोतिया ज़रूरी नहीं कि आपको पेनफुल हो, दर्द के साथ हो। नॉर्मल अक्सर ये एसिम्प्टोमेटिक पेनलेस होता है, इसका पता ही नहीं चलता, इसीलिए इसको बोला हुआ है साइलेंट थीफ ऑफ नाइट। ये ज़रूरी है समझना कि काले मोती की रोशनी वापस नहीं आती है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसको तब पिकअप करके डायग्नोज करना जब इसकी रोशनी पूरी तरह से नहीं जा चुकी है। यूजुअली ओल्डर पेशेंट्स को होती है 45-50 इयर्स के बाद, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ग्लाकोमा की, डायबिटिक्स में रिस्क ज़्यादा है, मायोपिक्स में रिस्क ज़्यादा है, जो किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं स्टेरॉइड्स का या और दवाई का, उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो इसलिए क्योंकि इस पे बहुत सारे रिस्क्स हैं और ये एसिम्प्टोमेटिक है, तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हर 2-3 साल के बाद अपनी आंखें एक विशेषज्ञ से चेक कराएं ताकि टाइम से पता चल जाए काले मोतिये का।
काला मोतिया के शिकार अधिकतर लोग अपने आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। काला मोतिया का सबसे खतरनाक पहलू है कि इस रोग के कारण गई दृष्टि को वापस नहीं लाया जा सकता। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो आंखों में दबाव बढ़ने से जुड़ी होती है। हमारी आंखों में एक प्रकार का तरल भरा होता है जिससे आंखों का आकार बनाए रखने में सहायता मिलती है और लेंस तथा कॉर्निया को पोषण मिलता है। ऐसे लोग जिनकी आंखों में तरल पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, उनकी आंखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है और रक्त वाहिकाएं ऑप्टिक नर्व की तरफ बढ़ने लगती हैं। नर्व कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है जिससे दृष्टिहीनता बढ़ती जाती है। काले मोतिया का इलाज 3 टाइप का होता है, मेडिसिन से, लेज़र से और ऑपरेशन से। काले मोतिया का इलाज लाइफ लॉन्ग होता है, दवाई बंद नहीं करनी। दवाई सिंपल आई ड्रॉप है, उसको डालने का तरीका आना चाहिए। ड्रॉप का खाली डालना ही नहीं, ठीक से डालना, जैसे आँख के नीचे का लिड को नीचे करके ऐसे टिप करके हैंड को उससे डालना होता है ताकि जो भी दवाई है वो सही मात्रा से आँख में गई है। काला मोतिया संबंधित नेत्र विकारों का एक समूह है जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। ये नर्व आँख से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाती है और हम देख पाते हैं। ऑप्टिक नर्व में हुई क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता। आमतौर पर काला मोतिया का पता तब तक नहीं चल पाता जब तक व्यक्ति की दृष्टि नहीं चली जाती। इन कंक्लूजन इरिवर्सिबल है। दूसरा, दवाई का सेवन हमेशा लाइफ लॉन्ग, खाना खाना भूल जाइए, दवाई डालना नहीं भूलना है। तीसरा, ऑपरेशन के बाद भी आपको काले मोतिया के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद भी दवाई का सेवन शायद करना पड़े, उसका भी परेशान मत होइए। चौथा, किसी भी ऑपरेशन, दवाई या लेज़र के बाद विजन इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, विजन प्रिजर्वेशन रहेगा। पांचवा, साइड विजन पहले जाती है तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट बढ़ा के चलने का और साइड से ऑब्स्टिकल्स प्रिवेंट करने का ज़रूरी है। तो जागरूकता ही इम्पॉर्टेंट है टू सेव साइट फ्रॉम दिस थीफ ऑफ नाइट। काला मोतिया से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव के लिए जरूरी है कि इसका इलाज जल्द शुरू किया जाए। आवश्यक है कि 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करवाई जाए जिससे काला मोतिया की जल्द पहचान संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जागरूकता और जानकारी बीमारियों से बचाव के लिए उपयोगी है, उनकी जल्द पहचान के लिए उपयोगी है और साथ ही इससे ये भी तय हो सकता है कि हमारा जीवन किस तरह से चलेगा। जिस तरह से जागरूकता रखने से बीमारियों से बचाव किया जा सकता है, उसी तरह गतिमान रहने से बहुत सी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। आवश्यक है कि अपनी निष्क्रिय जीवन शैली छोड़कर सक्रियता में आए, क्योंकि फ्लेक्सिबल रहना काफ़ी लोगों की चाहत होती है, लेकिन यदि सही तरह से गतिमान न हो जोड़ तो इससे कई तरह की समस्याओं का खतरा हो सकता है। किस तरह से अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल यानी लचीला बनाया जा सकता है योग के माध्यम से, आइए समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पायल। आज हम एक ऐसा योग अभ्यास सीखने वाले हैं जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस आसन का नाम है अधोमुख श्वानासन। ये सूर्य नमस्कार में भी आता है। तो आइए जानते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, फिर हम हमारे डिस्टेंस को नाप लेंगे। उसके लिए आप अपने एल्बो को जमीन पे रखें, हाथों को सामने, फिर एक हथेली पाम प्रिंट को सामने की ओर लेके आए और कैट एंड काउ पोजीशन में आ जाए। फिर यहाँ से आप अपने टोस को टक करेंगे और अपने घुटनों को ऊपर की ओर उठाते हिप्स को आसमान की ओर लेते जाएं। अपने हिप्स को ऊपर रखना है और अपने हील्स को ज़मीन की ओर लेके जाना है। कोशिश करेंगे कि अपने हील्स को पूरी तरह ज़मीन पे टच करें, नहीं होता तो भी चलेगा। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप अपने घुटनों को मोड़ के रखें पर हिप्स को ऊपर ही रखें। अपनी हथेलियों को ज़मीन पे अच्छे से रखना है। शोल्डर्स को ओपन करते हुए चेस्ट को अपने थाइस की तरफ लेके जाना। यहाँ पे कुछ समय के लिए रहे, 10 काउंट्स के लिए भी रह सकते हैं।
इसके बाद धीरे से अपने घुटनों को जमीन पे रखें और फिर से आप वज्रासन में बैठ के आराम करें। इस अभ्यास से आपके हैमस्ट्रिंग्स बहुत ही ज़्यादा ओपन होते हैं, जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपके शोल्डर्स भी ओपन होते हैं, आपको आर्म स्ट्रेंथ मिलती है और इसी के साथ आपको हिप ओपनिंग भी मिल जाती है। आप इसका नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। और अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो हम जानेंगे गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बनाए रखने के लिए कोई न कोई शरीर की प्रक्रिया हमेशा करते रहना ज़रूरी है। जैसे आप हाथों को गोल घुमा रहे हो, हाथों से कुछ न कुछ काम कर रहे हो, घर के कामों में कुछ वज़न उठाना, इधर उधर ले जाना, शरीर की प्रक्रियाएं चलती है और वो लचीलापन शरीर को बनाए रखती है। उसी तरह बहुत ज़रूरी है कि हम हर 2 घंटे हर तरफ से शरीर को मोड़ें, आगे झुकें, पीछे झुकें, साइड पे जाएं, ट्विस्ट करें, पीछे देखें, ऊपर देखें, ये याद रख के कर लें। तीसरा, पीठ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें कि जिससे पोस्चर सही रहे तो सब नसें बराबर शरीर से बाहर निकलती हैं और शरीर को स्वस्थ रखती हैं। और सबसे मेन बात, शरीर लचीला तभी रहेगा जब मन लचीला रहेगा। मन में कोई भी ऐसा रुकावट हो उसे हटाएं, मन को स्वस्थ रखें तो सब कुछ सही ही होगा। नमस्कार। शरीर, विचारों और जीवन में लचीलापन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है वो दरख्त अक्सर तूफानों में टूट जाया करते हैं जिन्हें झुकना नहीं आता। तो अपने समाज के लिए कार्य करते हुए, अपने कार्यों को निभाते हुए किस तरह से अपने जीवन को बदला जा सकता है, विचारों को बदला जा सकता है और उनमें लचीलापन लाया जा सकता है, यानी फ्लेक्सिबल होना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो हमारा नाम पूछते हैं, साथ ही ये जानना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं। तो वो पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है या आपका व्यवसाय क्या है। इन्हीं वाक्यों को आज हम संस्कृत में सीखेंगे और आज के इस अंक में हमारे वाक्य स्त्रीलिंग से संबद्ध होंगे। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और आपको बताते हैं कि किस तरह से अपना नाम और कार्य को संस्कृत में बताया जा सकता है। अगर आपसे कोई आपका नाम संस्कृत में पूछते हैं तो वो कहेंगी भवत्याः नाम किम, आपका क्या नाम है। भवती किम करोति, अर्थात आप क्या करती हैं। अब अगर मैं एंकर हूँ तो मैं कहूँगी अहम प्रवाचिका अस्मि। ऑफिसर अर्थात अधिकारिणी, अर्थात अहम अधिकारिणी अस्मि। उट्टंकिका अर्थात टाइपिस्ट, अहम उट्टंकिका अस्मि। अभियंत्री अर्थात इंजीनियर, अहम अभियंत्री अस्मि। आचार्य अर्थात प्रोफेसर, अहम आचार्या अस्मि। लिपिका अर्थात क्लर्क, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे अहम लिपिका अस्मि। अधिवक्त्री अर्थात लॉयर, अहम अधिवक्त्री अस्मि। विक्रेत्री अर्थात सेल्स विमेन, अहम विक्रेत्री अस्मि। छात्रा अर्थात स्टूडेंट, अहम छात्रा अस्मि। अध्यापिका अर्थात टीचर,
अहम अध्यापिका अस्मि। अध्यापिका के लिए शिक्षिका शब्द का भी प्रयोग होता है। वैद्या अर्थात डॉक्टर, अहम वैद्या अस्मि। अभिनेत्री, देशभक्ता, संपादिका, ऐसे कई कार्यक्षेत्र जिनसे आप संबद्ध हैं, उन्हें आप बता सकती हैं। अब अगर भवत्याः नाम किम, भवती किम करोति, ये दोनों प्रश्न कोई मुझसे करे तो मैं कहूंगी मम नाम लता, अहम प्रवाचिका अस्मि। आप भी लता के स्थान पर अपना नाम व प्रवाचिका के स्थान पर अपना कार्य जोड़कर ऐसे वाक्य बना सकती हैं। दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों द्वारा ही सताए जाते हैं, जिन्हें मजबूर होना पड़ता है अपना घर छोड़ने पर। ऐसे माता पिता जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जब बच्चे उन्हें ये कहते हैं कि आप हम पर बोझ बन गए हैं या उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन को बहुत ठेस लगती है। ऐसे में कुछ लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्वयंसेवी संगठन के प्रयास दिखाने के लिए जो ऐसे बुजुर्गों को आश्रय दे रहा है, घर जैसा वातावरण दे रहा है, जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं। मानवता की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है और इसी संकल्प के साथ हरियाणा के कैथल की समाज सेवी संस्था सनातन धर्म पिछले कई वर्षों से शहर में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस वृद्ध आश्रम चला रही है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले वृद्ध नागरिक यहाँ मिल रही सुविधाओं और मान सम्मान से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ घर से भी ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। संस्था के लोगों द्वारा न केवल स्वच्छ आहार मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ मनोरंजन के लिए टीवी है तो आराम के लिए एसी और कूलर। हमारा प्रयास है कि बुजुर्गों को जो अपनों के द्वारा ठुकराए गए हैं, जिनको अपनों ने छोड़ दिया है, उनको माँ भगवती के आश्रम में रखा जाए और उस आश्रम में रहते हुए उनका मान सम्मान, विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि उनका मान सम्मान करवाया जाए। खाना पीना रहना ये तो हो ही गया, इसके साथ साथ उनके साथ बातचीत, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खुराक बातचीत की है। कैथल का यह वृद्ध आश्रम वास्तव में एक निराला वृद्ध आश्रम है, जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। यहाँ पर प्रत्येक इनमेट को, प्रत्येक आश्रम निवासी को बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। मैं खुद 88 प्लस हूँ, रिटायर्ड कॉलेज लेक्चरर हूँ। मेरे एक बेटा है रिटायर्ड IAS, 3 बेटियां हैं, ऑल ऑफ देम आर MA इंग्लिश टॉपर्स, और मैंने यहाँ शरण पाई हुई है इस संस्था में। कितनी बड़ी बात है। ये मेरी हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर्स आते हैं चेक करने के लिए। 8-9 महीने से यहाँ रहता हूँ, बहुत सुविधा मिल रही है समाज को। मेरी संतान को तो मैं बहुत बुरी डाल कर दिया हूँ, मार पीट के, और ये मेरी सेवा कर रहे हैं। अब मैं जिंदगी बढ़ाई दिया इनको। वृद्ध आश्रम में रहने वाले सभी लोग यहाँ रहकर काफी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अच्छा खान पान के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। सारी चीज़ मिलती है जी, बहुत सुविधा है सारी चीज़ की, कोई तकलीफ नहीं। दवाई खाना सब कुछ बहुत बढ़िया मिला जी। बहुत बढ़िया तरह घर से भी अच्छी है। अपने बच्चों की तरह, भाइयों की तरह ख्याल हमारा रखते हैं जी। बहुत अच्छी तरह ख्याल करते हैं जी, सब इज्जत करते हैं जी। सिर्फ इतना ही नहीं, आश्रम में डॉक्टरों की टीम लगातार आकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य का चेकअप करती है और जरूरत पड़ने पर दवाइयाँ भी दी जाती हैं। संस्था के लोग वृद्धजनों को अपने परिजन जैसा सम्मान देकर उनका दुख दर्द साझा करते हैं, जिससे उन्हें काफी सुख की अनुभूति होती है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा उनकी इस संस्था को हरियाणा का दूसरा पुरस्कार दिया गया था, जिसमें वृद्धाश्रम को नगद राशि भी
दी गई थी। हरियाणा कैथल से रवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। माता पिता को ईश्वर का रूप कहा जाता है। ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, अगर जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लें तब भी उनका जीवन व्यर्थ है। हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने माता पिता के साथ साथ समाज के लिए भी कोई एक अच्छा कार्य करते रहें। जीवन में नेक कार्य हमेशा करते रहिए। इसके लिए भले ही आपको कोई सम्मानित ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदैव आपको सम्मानित करती रहेगी और इससे बढ़कर जीवन में सुख और संतुष्टि और कुछ नहीं है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।